स्टूडेंट जितने बच्चे 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मेरे प्यार बच्चों आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ वायरल पेपर हिंदी का, जो कि आप लोगों को 24 फरवरी को 100% यह पेपर छपने वाला है। ठीक है, इस बात का मैं दावा करता हूँ। कोड है मेरे प्यार बच्चों 801 डीडी कोड। और सबसे अच्छी बात यह है मेरे प्यार बच्चों की पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी आप लोगों को इस पेपर का सोल्यूशन नहीं बताएगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मेरे प्यार बच्चों 1 घंटा लगा है पूरा का पूरा मुझे सोल्यूशन लिखने में। आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा पेपर में का सोल्यूशन बताने वाला हूं ताकि हर एक बच्चे का 70 में 70 में बिल्कुल पक्का हो पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों 24 फरवरी को ये पेपर छपने वाला है और आज ही इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए। जितने प्रश्न है सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि मैं छोड़ा छोड़ा हूं। सारे प्रश्नों को मैं मेरे प्यारे बच्चों एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से बताया हूं, तो अच्छे तरीके से याद कर लेना। हर एक विद्यार्थी का मेरे प्यारे बच्चों 70 में 70 नंबर मुझे चाहिए। कोई भी ऐसा लड़का नहीं होना चाहिए कि जिसका नंबर कम आए। हिंदी पहला पेपर है और हिंदी में आपको दिखा देना है आप लोगों को 70 में 70 नंबर। एडमिट कार्ड लेकर जाना है और सही सही 10 अंकों का अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे लिखिएगा। और इस पेपर को हल करने के लिए मेरे पास बच्चों आपके पास जो टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और इस पेपर को आप 2.5 घंटे के अंदर में पूरे के पूरे हल करके चले आओगे, इस बात का दावा करता हूँ। अगर इस पूरे के पूरे पेपर को तैयार कर लेते हो आप तो। निर्देश नीचे दिया गया है, निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है, एक बार निर्देश पढ़ लीजिए। निर्देश में देखिए पहला निर्देश बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब है कि 15 मिनट में इस पेपर को आप पढ़ोगे और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करोगे। यह है पहला निर्देश। दूसरा निर्देश यह है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में बना है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में विभाजित है। मतलब यह पेपर जो है 2 खंडों में बना हुआ है, मतलब 2 खंडों में विभाजित है ये पेपर, एक तो खंड अ, दूसरा खंड ब। इसके बाद देखिए तीसरा निर्देश क्या है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। उनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। नीले पेन से रहेंगे या काले पेन से रहेंगे। पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन नहीं होना चाहिए। समझ में आपको? इसके बाद चौथा निर्देश देखिए क्या है। कह रहा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो एक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। क्लियर है? इसके बाद पांचवा निर्देश है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। खंड अ में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा उसको हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया। मेरे प्यार बच्चों 5 मिनट के अंदर में पूरे के पूरे पेपर को हल कर दोगे आप। जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मिनट में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर दोगे। बाकी आपके पास जितना समय बचेगा पूरा का पूरा खंड ब में लगा दीजिएगा। उसको हल करने में अच्छी राइटिंग से और हेडिंग वगैरह अच्छे से डाल के लिखिएगा ताकि एग्जामिनर 1 नंबर न काट पाए आपका। इसके बाद देखिए लास्ट निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको लिखा गया होगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 3 नंबर का है कि 4 नंबर का है, 5 नंबर का, 6 नंबर का। मतलब जितना भी नंबर का होगा कोई भी प्रश्न उसके सामने लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। हर एक प्रश्न के आगे कॉर्नर में लिखा हुआ मिलेगा कि वो प्रश्न कितने नंबर का है। क्लियर है? तो ये निर्देश है, निर्देश पढ़ के मैं पूरा का पूरा आप लोगों को बता दिया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों पेपर यहाँ से स्टार्ट है आप लोगों का खंड अ। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा जिसे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इसमें। और पहला ही प्रश्न देखिए कितना सिंपल है, यहीं पे याद कर लोगे, यहीं पे याद करा दूंगा आप लोगों को बैठे बैठे। बस आप एक बार देखिए। बोला है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास है, प्रेमचंद्र जी, भगवती चरण वर्मा, यशपाल वृंदावन लाल वर्मा जी। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा और वो एमआर शीट में आपको रखना होगा। तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आपको भी मालूम है कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। और यहाँ पे बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन? भगवती चरण वर्मा जी हैं। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा जी, याद रखिएगा क्योंकि 20 में 20 ऑब्जेक्टिव हमें सही चाहिए। वहीं अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न को लेकर, दूसरा प्रश्न है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो कलम के सिपाही के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय जी। कौन है? अमृत राय जी हैं। और पहला वाला ही ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया, अमृत राय। कितना सिंपल प्रश्न दिया है, यही पे याद कर लोगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न को लेकर मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं।
तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक इन चारों ऑप्शन में से जो देख रहे हो कौन है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक सबको मालूम है कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। और बी वाला ऑप्शन जो होगा मेरे प्यारों बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला, जयशंकर प्रसाद जी। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ेंगे और चौथा प्रश्न देखिए क्या पूछा हुआ है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है, वह है आपके विष्णु प्रभाकर जी। कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं। पहला वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अगला प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न नंबर यहाँ पे आपका पांचवा। प्रश्न नंबर पांचवा है, गोदान किस युग का उपन्यास है। तो गोदान किस युग का उपन्यास, इन चारों ऑप्शन से बताना है। तो गोदान किस युग का उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग का। किस युग का, शुक्ल युग का उपन्यास है। और पहला वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक हैं। तो मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों, वह है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। है ना, सिंपल याद होता जा रहा है आप लोगों को, भूलिएगा मत मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आने हैं आपको। सातवां है कि कृति कंकाल के लेखक हैं। तो कृति कंकाल के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है, तो कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। तो सातवें का ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कंकाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद। इनकी और महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं मैं बता देता हूं जो एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। तो जैसे जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें, तो कंकाल तो आपका हो ही गया। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों आकाशदीप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख के याद कर लीजिएगा, आकाशदीप। ठीक है, आकाशदीप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें तो कमायनी भी उन्हीं की है। कौन, कमायनी। रमेश भाई, इस बार तो खूब सरसों हुई है, बेच नहीं रहे क्या? अरे फसल घर में थोड़े रखनी है, बेच। की है। कौन, कमायनी। कमायनी भी मेरे प्यारे बच्चों इनकी है, जयशंकर प्रसाद जी की ही है। इसके बाद तितली भी, इरावती भी, ये जो है इनके मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक ध्रुव स्वामिनी भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, पूछता है ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक है। तो आकाशदीप, कमायनी, तितली, ध्रुव स्वामिनी, ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि मैं यहीं पे क्लियर कर दिया हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसमें बोला था कृति कंकाल के लेखक तो जयशंकर प्रसाद जी, और ये इनकी महत्वपूर्ण कुछ यहाँ पे मैंने रचना बता दिया है ताकि आप याद कर लो। चलिए प्रश्न नंबर 7वां क्लियर हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8वां देखिए। प्रश्न नंबर 8वां क्या है, कह रहा है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो रस मीमांसा के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कुछ और मैं आप लोगों को रचनाएं बता देता हूँ, निबंध बता देता हूँ। जैसे में से एक इनकी निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, चिंतामणि। पूछता है एग्जाम में, इनको याद कर लीजिएगा, चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि इनकी निबंध है मेरे प्यारे बच्चों। तो आचार्य राम शुक्ल की निबंध जो महत्वपूर्ण है वो चिंतामणि है। रस मीमांसा आपको मालूम चल गया, रस मीमांसा एक आलोचना है। और आपका एक विचार विधि और त्रिवेणी भी पूछता है, ये भी आलोचना ही है, विचार विधि। ठीक है, आप लिख लीजिए यहाँ पे, विचार विधि। और एक आपका है त्रिवेणी, मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि आप याद कर पाओ अच्छे से, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए आप लोगों का। तो ये इनके महत्वपूर्ण, यह निबंध आपका निबंध है, ये आपका आलोचना है, दोनों विचार भी थी और त्रिवेणी आलोचना है। और रस मीमांसा जो है, तो रस मीमांसा भी मेरे प्यारों क्या है यहाँ पे, वो भी आलोचना ही है। तो क्लियर हो गया, रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, महत्वपूर्ण तीनों मैंने बता दिया, उनको याद कर लीजिएगा। वहीं आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा इन चार ऑप्शन में से कौन है, तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी इन चार ऑप्शन में से मेरे प्यारे बच्चों, तो वह आप लोग की मेरी जीवन प्रवाह, कि मन की बातें, कि मेरी असफलताएं, कि नई पौधे। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, मेरी असफलताएं। मेरे प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन, मेरी असफलताएं। एक और इनकी रचना जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठलुआ क्लब।
क्या पूछा जाता है? ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद कर लिया, ये भी निबंध है। पूछता है कि ठलुआ क्लब निबंध के लेखक कौन है? तो गुलाब राय जी हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी असफलता निबंध के लेखक भी गुलाब राय जी हैं। तो ये दोनों ही एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में पूछा जाता है, यही दोनों पूछा ही जाता है गुलाब राय जी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां क्या है कि निम्न में से रीति काल की काल अवधि है। तो रीति काल की काल अवधि कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहीं पे मैं सारे काल अवधि को दोहरा देता हूं, आप लोग नोट कर लो, यहीं पे मैं दोहरा देता हूं सारे काल अवधि को। एक होता है शुक्ल युग, पूछता है कि शुक्ल युग की काल अवधि। ठीक है, शुक्ल, दो बार मैंने शुक्ल लिख लिया, शुक्ल युग। ठीक है, तो शुक्ल युग की काल अवधि पूछा जाता है, जो कि मेरे प्यारे बच्चों होता है 1919 से लेकर 1938 तक। शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है? 1919 से लेकर 1938 तक। दूसरा पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग पूछा जाता है। शुक्लोत्तर की काल अवधि कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1938 से लेकर 1947 तक। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया, शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग। और पूछा जाता है अगला, ठीक है, एक तो रीतिकाल का पूछा जाता है, तो 1643 से लेकर 1843 तक। और एक पूछा जाता है मेरे प्यारों आधुनिक काल का, मैं यहीं पे लिख देता हूं, कहीं नोट कर लीजिए आप लोग, आधुनिक काल का, कि आधुनिक काल की काल अवधि बताइए। तो आधुनिक काल कितना माना जाता है मेरे प्यारों? तो यहाँ पे लिख लीजिए 1843 से लेकर 1843 से लेकर वर्तमान तक, अभी तक 2024 तक जो काल अवधि चली आ रही है उसे बोलते हैं आधुनिक काल की काल अवधि। तो चारों मैंने बता दिया, यही चारों पूछे जाते हैं, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है अगर हम काल अवधि की बात करें तो क्लियर है मेरे प्यारों? प्रश्न नंबर 10वां यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या बोला है यहाँ पे, कह रहा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव मेरे प्यारों हास होता है। क्या होता है? हास होता है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, सिंपल, इसमें क्या ही करना है। इसके बाद 12वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? यह पंक्ति दिया हुआ है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? तो इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया मेरे पास, ये करुण रस का उदाहरण है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है मेरे प्यार? तो 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में उसके, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे आगे देखते हैं, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 14 कि राजा रानी में कौन सा समास है? जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि राजा रानी में कौन सा समास में है, बीच में क्या है? योजक चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को हटाएंगे तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों और, क्या होता है? और का। तो अगर इसका समास विग्रह कर देता तो क्या हो जाता? राजा और रानी। तो राजा और रानी कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास में ही और लगाकर उसका समास विग्रह किया जाता है। तो द्वंद्व समास से सिंपल पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्लियर है मेरे प्यारों? प्रश्न नंबर 14 भी आपको समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 मेरे प्यारों क्या है? प्रश्न नंबर 15 बोला है कि अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची इन चारों ऑप्शन में से कौन है? अनल, तो अनल तो होता ही है, पावक भी होता है, आग भी होता है, दहन भी होता है। ठीक है, तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द उपयुक्त सभी, मतलब तीनों होता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों है, अनल भी होता है, पावक भी होता है, आग भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है?